लेकिन अब ये केवल गुजरात में ही मिलते हैं, बाकी जगह से समाप्त हो गए। पहले अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भी थे कभी। इसलिए सरकार ने अब इन्हें वहां प्रिजर्व करने का प्रयास किया, भारत में ही मिलते हैं। अफ्रीकी लॉयन के साथ इनका थोड़ा सा कोरिलेशन है, मतलब अफ्रीकी लॉयन की प्रजातियों में ही ये आते हैं। अंतर बस इतना है कि अफ्रीकी लॉयन साइज में थोड़ा इनसे बड़ा होता है, ये साइज में थोड़े छोटे हैं एशियाटिक लॉयन, पर हैं वही। तो 1973 में ये परियोजना शुरू की, सरकार के द्वारा शुरू की गई। और ये मिलते ही गुजरात के जूनागढ़ जिले में, ये गिर रेंज है, वहां मिलते हैं। गिर की पहाड़ियां हैं, अरावली का दक्षिणी हिस्सा है, वहां ये पाए जाते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जो सेंसस हुई थी इनकी, 2022 में ही शायद इनकी सेंसस आई, या 2023 में, उस समय इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि देखी गई। ठीक है। तो वृद्धि देखी गई संख्या में। और एनवायरनमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी, और इवन जो गुजरात गवर्नमेंट थी, उसने कुछ इसको लेकर कंसर्न भी जताए थे कि बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, तो फिर ह्यूमन, मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा, ऐसा कुछ उनका कंसर्न भी था। तो एक बार एग्जैक्ट हम लोग देख के लिख लेंगे, जिससे अपडेटेड हो जाए हमारा डेटा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नामक संस्था द्वारा, IUCN संस्था द्वारा एशियाई शेरों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशी के रूप में, निर्धारित किया था। चाहिए, वल्नरेबल तो नहीं, तो लिख लो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड आ गया होगा, है ना, क्योंकि अब संख्या बढ़ गई है काफी। या तो आप इसके आगे डैश करके लिखना, हाल ही में इन्हें एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, नोट करके लिखो। नाउ टाइगर एंड लॉयन Now tiger and lion both are endangered species, designated by IUCN, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, अगली हेडिंग डालना, हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। हाथियों को भी एंडेंजर्ड घोषित किया गया था, और अभी भी ये शायद एंडेंजर्ड ही हैं। और चूंकि 1990s के टाइम तक आते आते हाथियों की संख्या में काफी कमी आने लगी थी, तो 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई सरकार के द्वारा। दक्षिण भारत से इसको शुरू किया गया था, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या दक्षिण भारत में ही मिलती है, और स्पेशली कर्नाटका का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे आसाम में, और तीसरे नंबर पे केरला में। ये हम लोग लिख भी लेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखना। अब देखो, ये एंडेंजर्ड क्यों थे हाथी? क्योंकि सबसे बड़ा हर्बीवोरस है ये इस समय अर्थ के ऊपर। इस समय अर्थ पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा हर्बीवोरस है। जैसे डायनासोर वगैरह उस समय सबसे बड़े हर्बीवोरस थे हिमयुग के समय में, इस समय सबसे बड़ा हर्बीवोरस हाथी ही है। और एक और दूसरी चीज इसमें ये है, चूंकि बड़ा आकार, ये माना गया है कि बड़ा आकार स्पेशीज को एक्सटिंक्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर मान लो आकार साइज बड़ा है, तो होने वाले परिवर्तनों को वो अडेप्ट नहीं कर पाते लोग, और फाइनली विलुप्त होने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए भी हाथियों पर संकट है, नेचुरली भी संकट है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और चीजें बदलेंगी।
बड़े आकार की वजह से ये विलुप्त हो सकते हैं। तो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। लिखना इस ठीक है। अब ये 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें ये योजना लागू है भारत में। मतलब लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाथी मिलता है। देखो वहीं मिलेगा जहां ग्रासेस होंगी, और ग्रासेस भी कौन सी, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जहां पर होंगे। तो ट्रॉपिकल, क्योंकि भारत का ज्यादातर क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया में ही आता है, कर्क रेखा से नीचे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा एरिया में हाथी मिलते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से। एक और नोट है, देखो 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है ये हमारा। ये पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि ये माना गया कि हाथियों की जन्मस्थली है भारत। हालांकि ये विवादित बात है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं अफ्रीका में है, अफ्रीका में थी। लेकिन इंडिया और अफ्रीका जुड़े हुए ही थे कभी, तो ये बात सही भी है कि भारत में होगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हाथी हमारे रिलीजन से भी जुड़ा हुआ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए विरासत पशु इसे घोषित किया गया। ये भी भारत में संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड स्पेशी में आता है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए। आईयूसीएन द्वारा भारत में हाथियों को आईयूसीएन द्वारा भारत में हाथियों को संकटग्रस्त सूची में रखा है, एंडेंजर्ड। अब इसमें नेक्स्ट लिखना, अगली परियोजना का नाम है हंगुल परियोजना, हंगुल प्रोजेक्ट, HANGUL। हंगुल परियोजना या हंगुल प्रोजेक्ट। देखो हंगुल डियर है, मृग है एक। और जैसे नील गाय होती है ना, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जैसे नील गाय भी डियर प्रजाति की ही होती है, तो डियर टाइप ही है एक, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। ऐसे ही हंगुल का साइज भी बड़ा है। यूरोप में एक प्रजाति होती है डियर की, रेन डियर कहते हैं उसे। ये बहुत ठंडे एरिया में मिलता है, नॉर्दर्न यूरोप में इसको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्डिक कंट्रीज जो उत्तर के हैं वहां पर, आर्कटिक के आसपास भी। ये भारत में भी मिलता है। पहले तो पूरे भारत के जो लद्दाख से लेके और सिक्किम तक, कंचनजंगा तक ये देखने को मिलता था। लेकिन अब केवल ये लद्दाख में बचा है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में। वहीं पर इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। 1970 से हंगुल परियोजना की शुरुआत हुई, इसलिए ये खूब पूछी जाती है एग्जाम में, खूब आता है हंगुल। क्योंकि भारत में अब एक ही जगह रह गया, एक ही नेशनल पार्क में। और इसलिए क्योंकि ये हर्बीवोरस है, और जिस एरिया में ये है वो कोल्ड डेजर्ट में मिलता है ये। तो चूंकि कोल्ड डेजर्ट में मिलता है, वहां खाने पीने की चीजें बहुत कम होती हैं, इसलिए इसके ऊपर संकट है। तो आप डैश करके लिख। नेक्स्ट इसमें आप लिखना कस्तूरी मृग परियोजना, मस्क डियर प्रोजेक्ट। ठीक है। देखो जब हंगुल योजना शुरू हुई 1970 में, तभी मस्क डियर प्रोजेक्ट भी, कस्तूरी मृग परियोजना की भी शुरुआत हुई 1970 में ही। जनरली एक मादा, सॉरी, नर जो मृग है, मेल हिरन, उसमें पाई जाती है कस्तूरी। और उसकी नाभि में जनरली लोकेटेड होती है, और बहुत ज्यादा खुशबू वाली, और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज की वजह से और इसकी खुशबू की वजह से ये बहुत महंगी होती है। तो लोगों ने इनको मारा और कस्तूरी निकाल लेते थे, जनरली यही था, जिसकी वजह से कस्तूरी मृग की कमी हो गई। ये कस्तूरी मृग 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई से भी ऊपर मिलते हैं। मतलब 3-4000 मीटर ऊंचाई से ऊपर हिमालयाज में मिलते हैं। इसलिए हिमालय के जो अपर एरियाज थे, वहीं पर ये मिलते थे, अभी भी मिलते हैं।
तो स्पेशली इसे केदारनाथ से शुरू किया गया था। केदारनाथ अभयारण्य से इसे शुरू किया गया, मस्क डियर प्रोजेक्ट को। केदारनाथ फेमस है इसके लिए। एक शिकारी देवी अभयारण्य फेमस है, जो मैंने आपको हिमाचल में कराया था। और उत्तरांचल में अब तो गंगोत्री भी बन गया है, गंगोत्री भी इसके लिए फेमस है, और बद्रीनाथ अभयारण्य भी इसके लिए फेमस है। तो ये इस एरियाज में पाए जाने वाले हिरन हैं। ठीक है ना? तो आप लिखो, ये कंटिन्यूशन में क्या नोट करके लिखना। ठीक है, दो बातें हैं जो नोट करके लिखनी है इसमें। एक पहला नोट लिखना, देखो हिमाचल में और कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों में, कश्मीर का कुछ क्षेत्र माने कि अब तो लद्दाख का हो गया स्पेशली, तो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से शुरू होके और सिक्किम तक जो अपर रीचेस वाले एरिया हैं, 4,000 मीटर 3,000 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, 3 से 4,000 मीटर से ऊपर वाले, वहां ये पाए जाते हैं। तो इसलिए कस्तूरी मृग भारत में लद्दाख से लेकर और सिक्किम तक मिलता है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ये नेपाल में भी मिलता है, भूटान में भी ये मिलते हैं। लेकिन भूटान में तो उन्होंने संरक्षित किया है, लेकिन नेपाल में तो लोगों ने इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। और स्पेशली इसलिए क्योंकि कस्तूरी मंदिरों में भगवान को चढ़ाई जाती है। देखो बड़ी अजीब बात है, भगवान को कस्तूरी चढ़ाते हैं, और जो कि एक डियर का इंटरनल ऑर्गन है। तो कि जो कस्तूरी है, मस्क है, ये केवल मेल में मिलती है, फीमेल में नहीं मिलती है। तो नोट करके लिखना, ये पूछा गया एक बार एग्जाम में। क्योंकि इसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो लोग मार देते हैं। तो लिखना, कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ठीक है? मस्क इज ओनली फाउंड, मस्क इज ओनली फाउंड इन मेल डियर, इन मेल डियर। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर है सब लोगों को? ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसे एक एक चीज इसमें और लिखनी है, इसका आईयूसीएन स्टेटस और देख लीजिए। हंगुल का भी आईयूसीएन स्टेटस लिख लीजिए, क्योंकि शायद वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। हंगुल पहले भी, मस्क डियर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया था। आईयूसीएन ने दोनों को सीआरसीआर कैटेगरी दी थी। अब इसकी चेक कर लीजिए क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना इंडिया में, तो जानना बड़ा जरूरी है। एंडेंजर्ड मस्क डियर। एंडेंजर्ड है अब। अच्छा, और हंगुल को एक बार चेक कर लो। वो भी फिर एंडेंजर्ड ही होगा अब। जब ये परियोजनाएं शुरू की गई तब तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, क्योंकि हंगुल तो केवल 8 बच गए, 18 बच गए थे, केवल 18 थे उस समय, 1900। एंडेंजर्ड। हंगुल, भाई चेक कर लो, मैं लिखवा रहा हूँ फिर। ये हमारा कंप्लीट हो गया मस्क डियर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखना अब, लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना, देखो जितने ये प्रोजेक्ट है ना, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी। उतने ही आप जीव जंतुओं को याद रख लेना, उनके बारे में डेटा वगैरह, है ना, उससे बाहर नहीं आएगा। इसमें लिखना, लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट। ठीक है ना? देखो रेड पांडा एक एक मीडियन स्पेशी के रूप में ये जाना जाता है। मीडियन स्पेशी क्या, इसको ये माना गया कि भालू और बिल्ली, दो जीव, रेड मतलब दो जीव जो है वो पांडा से ही बने। इन 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 दोनों जीवों का जो मदर एनिमल है, दैट इज पांडा। इसलिए पांडा में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इस फैमिली को हम लोग कैट बियर फैमिली कहते हैं। मीडियन स्पेशी का मतलब होता है एक ऐसी स्पेशी जिसमें दो स्पेशी के लक्षण पाए जाएं।
जैसे आप अगर अ, गीदड़ को क्या कहते हैं हिंदी में? जयकाल। नहीं, जयकाल तो शायद, हाँ जयकाल ही होता है ना। गीदड़ जयकाल होता है, लोमड़ी होती है जयकाल। Lomdi, fox is Gidar, I think so. अरे फोक्स, लोमड़ी, जयकाल, गीदड़, अब ठीक है। जयकाल कहते हैं गीदड़ को, फॉक्स लोमड़ी होती है। तो गीदड़ में आप देखो, जयकाल में दोनों के लक्षण मिलेंगे, वॉल्फ के भी और डॉग के भी, इसलिए वो मीडियन स्पेशी होती है। ऐसे होता है ये। तो आप इसको देखो, रेड पांडा जो है वो एक मीडियन स्पेशी है, इसीलिए इसे कैट बियर भी कहते हैं हम लोग। इसका एक और नाम है कैट बियर फैमिली, इस परिवार का है ये। अब इसके आकार अलग अलग हैं, साइज के आधार पर ये कई कई तरीके के होते हैं। जैसे, और मैंने आपको ये पहले बताया है अभी कुछ मतलब शायद पिछली क्लासों में, कि साइज जो है वो मैटर करता है एक्सटेंशन में। तो जो पहले जायंट पांडा थे, जो बहुत बड़े पांडा दिखते थे, मतलब थे, वो जनरली चाइना में खूब थे, मतलब चाइना और ईस्टर्न एशिया में, क्योंकि आकार बड़ा है। तो बड़े आकार के जीव जंतु रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे हम लोगों को, है ना, रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। और रेन फॉरेस्ट में क्योंकि खाने पीने की चीजें ज्यादा होती हैं, और ये हर्बीवोरस हैं, ये घास फूस खाते हैं। तो जो जायंट पांडा थे वो ईस्ट एशिया के जो रेन फॉरेस्ट थे उनमें मिलते थे। पर इनका शिकार बहुत हुआ, क्योंकि ये शाई टाइप का एक जीव होता है, छिपकर रहता है, और बाकी इसके पास बेचारे के कुछ होता नहीं। ये हमला वगैरह नहीं करता, डरा देता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए। ये वाले नहीं, रेड पांडा बड़े नहीं होते। तो इसलिए इनका खूब शिकार हुआ। चाइना में तो वो लोग सब कुछ खा लेते हैं, तो उन्होंने इनको भी खा लिया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत का वो हिस्सा जो चाइना से लगा हुआ है और जहां बारिश ठीक ठाक होती है, वहां भी पांडा मिलते हैं। स्पेशली अरुणाचल में ही मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते। लेकिन इनका आकार छोटा है, और रंग रंग जो है इनका वो लाल होता है, लाल रंग के होते हैं, इसीलिए हल्के हल्के रेड कलर के, इनको इसलिए रेड पांडा कहा गया है। चाइना में तो वो व्हाइट और ब्लैक मिलते हैं, काफी बड़े होते हैं, उनको जायंट पांडा कहते हैं। चाइना से फिर लोग ले गए उन्हें, यूरोप के लोग, उन्होंने अपने यहाँ पे संरक्षित उनको कर लिया, लेकिन चाइना में नहीं बचे, शायद चाइना में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से भारत में जो मिलते हैं वो रेड पांडा मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न हिमालय में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां बारिश भी ठीक होती है, यानी अरुणाचल वाला हिस्सा। ठीक है। भारत सरकार ने 1996 से इनको इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट रेड पांडा। भारत में ये नामदफा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। नामदफा में रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है राम नामदफा। और इसके साथ साथ ये दार्जिलिंग में, हालांकि दार्जिलिंग में भी मिलते हैं ये, और क्योंकि वहां भी ठीक ठाक बारिश होती है, ऊंचाई भी है, यानी पहाड़ी क्षेत्र भी है, और सिक्किम में, इन तीन एरिया के अलावा ये और कहीं नहीं मिलते पूरे भारत में। पर इनको प्रोटेक्ट किया गया है वहीं पर। अ, अरुणाचल प्रोटेक्ट क्या किया गया, प्रोटेक्ट तो हर जगह किया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क इनके लिए फेमस है। ये याद रखना, ये आया है एग्जाम में, तो आप इसमें लिखना। प्रोजेक्ट गोदावण, अंग्रेजी में भी लिख लेना इसे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये खूब चर्चा में रहता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। देखो ये एक पक्षी है, सर बस्टर्ड एक हिंदी में पक्षी है। रिपीट कर दीजिए। प्रोजेक्ट गोदावण, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है।
द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रोजेक्ट गोदावरी। देखो, बस्टर्ड एक पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं पाता, दौड़ता है। क्योंकि ये उड़ नहीं पाता तो लोगों ने इसको बहुत मारा है। और आकार भी इसका बड़ा होता है, बड़े आकार का पक्षी है, तो लोग खा लेते हैं इसे भी। पाकिस्तान में इसका खूब ज्यादा हुआ एक्सप्लॉयटेशन, और सामान्यतः वहां इनकी संख्या लगभग समाप्त हो गई है। ये चूंकि आकार बड़ा है तो बड़ी सीधी सी बात है किसी ग्रासलैंड में मिलता होगा, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी स्पेशली राजस्थान और गुजरात के जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल, वहां पर मिलता है। लेकिन राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगा हुआ है, गुजरात का भी लगा हुआ है, तो वहां मामला गड़बड़ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक की स्टोन प्रजाति है, एक की स्टोन स्पेशी है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। ठीक है ना? तो इसलिए इसको बचाना बड़ा जरूरी था, तो सरकारों के द्वारा इसको बचाने के लिए प्रयास किए गए, स्पेशली राजस्थान सरकार के द्वारा। और उन्होंने इसे अपना स्टेट बर्ड घोषित भी किया, प्रोजेक्ट गोदावन की शुरुआत की। तो आप लिखना चलते हैं। नेक्स्ट लिखना, ब्रो एंटीलियर डियर प्रोजेक्ट। ब्रो, BROW, ब्रो एंटीलियर्ड, ANTELERED, ब्रो एंटीलियर्ड डियर प्रोजेक्ट, या इसे हिंदी में लिखते हैं थामिन मृग, थामिन मृग परियोजना। ठीक है? ये मणिपुर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मणिपुर में भी लोकटक झील में, जो मैंने आपको बताया था, जो दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, कैबुल लामजो, वहां पर। तो आप लिख